तो आज का पॉडकास्ट आपका बहुत बहुत स्वागत है विद इन द लाइफ में। विद इन द लाइफ हमारा पॉडकास्ट चैनल है जिसमें हम लोग बहुत ऐसे टॉपिक्स को उठाते हैं जो कि बहुत ऑफ द बीट हों और लोगों को बहुत ट्रेडिशनली जिसके बारे में बहुत कुछ न कहा जा रहा हो। तो आपसे मिलने के बाद हमने एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट किया एंड वी आर रियली थैंकफुल दैट यू हैव जॉइंड अस फॉर दिस पॉडकास्ट। और अपने ज्ञान को यहाँ पे बांटेंगे तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जी, वो उसको देख के उसका फ़ायदा उठाएंगे। उसमें आपका कनेक्शन आप नंबर भी हम डालेंगे जिससे कि वो आपसे कनेक्ट हो सकें। हमारी जो प्रेजेंट आज का टॉपिक है वो वुमेन सोसाइटी एंड सिक्योरिटी पर है। जी, सो वी आर कंसर्न दैट वुमेन सोसाइटी एंड सिक्योरिटी पे हम लोगों के सामने जो समस्याएं आजकल आती हैं उन समस्याओं में सबसे जो प्रमुख समस्या है वो आती है हम लोगों को जो सोशल मीडिया के कारण जो चीज़ें आ गई हैं उनसे बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जो हमारे सोसाइटी का ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर था जी, उसमें ये जो डोज आ गई है मीडिया की और वेबसाइट की और व्हाट्सएप की, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा और इससे कैसे वुमेन ज़्यादा इम्पेक्ट में है? वुमेन सोसाइटी एंड सिक्योरिटी हम टॉपिक इसीलिए वुमेन पे रख रहे हैं क्योंकि इनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। आपका नाम अनिल जी है लेकिन आप अपना स्वयं मोक्ष आप नाम बताते हैं। तो आपका स्वागत है और आप हम लोगों को दिशा निर्देश दें, ज्ञान दें, लोगों को बताएं कि कैसे हम वुमेन सोसाइटी एंड सिक्योरिटी की चीज़ों को, ये जो तीनों स्तंभ हैं इनको कैसे हम लोग समायोजित कर सकते हैं और चीज़ों को समाज में लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपका 28 साल का एक्सपीरियंस है, तो इन 28 सालों में आप एक नटसेल में ये बताइए कि क्या हम लोग कर सकते हैं वुमेन सोसाइटी एंड सिक्योरिटी के बारे में। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे खुशी है कि आज आपने जो टॉपिक चुना है ये एक ज़रूरत है और ये एक प्रक्रिया होनी चाहिए। अभी होता क्या है कि वुमेन सोसाइटी या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट चलाते हैं। जब तक वुमेन सिक्योरिटी को हम एक प्रोजेक्ट के रूप में लेंगे हम शायद इस समस्या से निजात नहीं पा सकते। हाँ, यही समस्या है कि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट का टाइप हो जाता है कि प्रोजेक्ट है ये। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी देखा जाए तो एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। हाँ। किसी की भी। बट सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है, हम किसी भी साल का अगर आंकड़ा उठा के देखते हैं, एनसीआरबी का अगर हम डेटा देखते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज़्यादा है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन, नॉट द एडल्ट वुमेन, इसमें छोटी बच्चियां भी हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग तो अक्सर ही वुमेन माने वुमेन समझते हैं। नहीं, जो वुमेन हम एक वर्ग को डिफाइन कर रहे हैं। हाँ। एक स्त्री वर्ग को। हाँ। उसमें छोटी बच्चियां भी शामिल हैं। उसके बाद एज का कुछ ऐसा मेजरमेंट नहीं है, अपराध सभी के साथ हो रहा है। उसके लिए पहले समझना पड़ेगा हमें क्राइम को। देखिए, क्राइम वो पता है कि वो इस हिसाब से काम करता है। मेरे अपने अनुभव से, मैं 28 साल से एक एज ए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रहा हूं, तो मैंने बहुत सारे सीन देखे हैं। क्राइम का डेफिनेशन जो मेरी नज़र में है, जो मेरे अपने शब्दों में, हाँ, वही, वो किसी में भेदभाव नहीं करता। उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो जेंडर बायस नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब आती वुमेन। अगर हम रूट कॉज देखते हैं, सोसाइटी अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने दूसरा टॉपिक रखा था वुमेन सोसाइटी एंड सिक्योरिटी। सोसाइटी से आप क्या समझते हैं? जो मैं कहना चाहता हूं, सोसाइटी का मतलब होता है एक समाज। हिंदी में समाज हो गया। हाँ। लेकिन हम इंसानों में जो पहला समाज होता है वो होता है परिवार। हाँ।
परिवार वो पहला समाज है जिसमें एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्ची जन्म लेती है, और वहाँ से वो हर बात को अडॉप्ट करना सीखते हैं। तो जो कल्चर, जैसे आपने कहा था कल्चर, के पहले जो कल्चर हुआ करता था, कल्चर जो पहले होता था वो ऐसा होता था कि परिवार बड़े व्यवस्थित होते थे। उसमें एक मुखिया होता था और मुखिया की बात हर कोई मानता था। तो तब मौलिक शिक्षाएं होती थी, पिता से बेटे को मिलती थी, दादा से पिता को मिलती थी, पिता से बेटे को मिली, माँ से बेटी को मिली। अब अगर हम देखते हैं आज का सिनेरियो, पॉपुलेशन बहुत हो गई है, अब वो जो संयुक्त परिवार होते थे अब वो परिवार नहीं रहे, अब अलग अलग कमरे हो गए। जब कमरे अलग हो गए तो परिवार भी अलग अलग हो गए, मौलिक शिक्षा खत्म हो गई है। आज अगर आप देखें तो पिता अपने बच्चों से बात नहीं करते, बाप और बेटे में, हाँ, कम्युनिकेशन गैप है, बाप और बेटे में बात नहीं होती है, माँ और बेटी में बात नहीं होती है। फिर आता है रीज़न। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया था। सोशल मीडिया को हम लोग दोष पूरी तरह से नहीं दे सकते। अच्छा, बहुत सारे कारक होते हैं। जहां ऐसा तो नहीं कि हर घर में ही अपराध हो रहा है या हर महिला ही शिकार हो रही है, ऐसा नहीं है। यानी कि ऐसे परिवार भी हैं जहां पे महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और वो समाज में जाकर, अपने घर के समाज से निकलकर जो दुनिया का समाज है, अपना फ्रेंड सर्कल हो गया, ऑफिस हो गया, बिजनेस हो गया, वहाँ पे भी वो सुरक्षित हैं। और इसका कारण ये भी है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन है, वो एक दूसरे की बात सुनते हैं, बताते हैं। आज बातचीत ही नहीं हो रही है। देखिए होता क्या है आजकल ना, मुझे एक याद आ गया, मिस्टर इंडिया एक मूवी आई थी, हाँ, जिसमें वो गायब हो जाता है, गायब हो अनिल जाता है। कपूर। आज अगर हम ध्यान से देखें तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो मोबाइल आ गया है, हर घर में मिस्टर इंडिया है। मतलब वो लोग इतना गुम हैं कि जब तक आवाज़ नहीं आती तब तक आवाज़ देने वाला दिखता भी नहीं है। सामने बैठे होते हैं बट पता नहीं होता कि सामने कौन बैठा है, क्योंकि उनके सामने स्क्रीन होती है। हाँ, उनके सामने स्क्रीन होती है। फिर हम कारक लेते हैं डिजिटल मीडिया को। अब देखिए साहब, ऐसा है, सोशल मीडिया ये बड़ा साइकोलॉजिकल गेम रहा होगा। सोचने वालों ने, जिन्होंने बनाया, उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। अगर हम फेसबुक की बात करें, मार्क जुकरबर्ग और उसकी टीम ने क्या सोचकर बनाया होगा फेसबुक। पहले नेटवर्क था, लोग बात करते थे, लेकिन उसने देखा होगा, उसने पक्का देखा होगा कि अब लोगों के बीच में बात नहीं होती, लोगों में एक अकेलापन आ रहा है, तो वो किससे बात करें। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया, जो मेरी समझ कहती है। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया जहां पे लोग दूसरों से जुड़े, विदेशों से जुड़े, दुनिया में किसी भी कोने में नए दोस्त बनाए। अब वो चीज घातक हो गई है। हाँ, अब वही इतने क्राइम्स हो रहे हैं उसी को अब वो इतना घातक हो गया है कि ये प्लेटफॉर्म बनाने वाले उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर आप कंटेंट देखें या क्राइम देखें, अगर आप न्यूज़ देखें, तो सोशल मीडिया क्राइम बहुत बूम पर है। रोकने का कोई जरिया समझ में नहीं आता। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ घर में भी नहीं है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बाहर भी कारगर नहीं है। लेकिन मोक्ष जी, ये देखिए कि हम लोगों ने इतना सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस दिखाया, हर जगह कैमरा लगवा दिया, गेट पे कैमरा लगवा दिया, इतनी सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस बढ़ी है, तब भी क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इसका क्या कारण है? सर, अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम यहाँ वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, हम वुमेन को सिक्योर कैसे रखते हैं, पहले ये समझना होगा। हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। मुझे ये पौधा देख के ध्यान आता है, वुमेन को हमने ना इस पौधे की तरह रखा हुआ है। घर में अंकुर फूटा, पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ, हमने बाउंड्रीज बना दी, कटीले तार लगा दिए कि हम उसको सुरक्षा दे रहे हैं, या हमने कंक्रीट की वॉल बना दी, मतलब उसको कि हम सुरक्षा दे रहे हैं। क्या वो महिला सुरक्षित हो गई? सिर्फ बाउंड्री लगा देने से क्या वो सुरक्षित हो गई? वो सुरक्षित नहीं हो रही। आप उसको सुरक्षा दे रहे हैं,
बट वो सुरक्षा नेगेटिव वे में जा रही है। हम वुमेन को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे, मतलब उसके साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं कि वो कैसे अपने को कॉन्फिडेंस रखें। परिवार कैसे काम करते हैं आज की डेट में, अगर मैं परिवार की बात करता हूँ, और इस परिवार में सभी वर्ग के आते हैं, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास और उससे भी हायर हो गए। अगर हम, और जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बस यहीं तक खत्म है। यहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इनके परिवारों को अगर हम देखें तो पिता है, और बहुत से पिता, मैं देखिए ये नहीं कहना चाह रहा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा, लेकिन ये एक चिंतन का विषय है। घरों में बच्चा वही चीज सीखता है जो उसके पेरेंट्स से वो देख रहा है। पिता ड्रिंक भी करते हैं, माता पिता में लड़ाई होती है। अब मान लीजिए वहाँ एक छोटी बच्ची है, अल्टीमेटली वो क्या देखेगी? लड़ाई का अंत उसके सामने क्या हुआ? माँ ने मार खाई या माँ चुपचाप बैठ गई, माँ को दबना पड़ा। वो बच्चे ने अडॉप्ट किया, बच्चा वो उसके अंदर वो चीज जा रही है। सेम इंसिडेंट का एक दूसरा प्रभाव भी है, वहां पे उसका एक भाई भी है। वो भाई क्या ले रहा है कि पिता दबंग है, वही वो चीज सीख रहा है। वो उधर से दबंग कॉपी करेगा, इधर से यहां से वो दबना कॉपी करेगी, दबना कॉपी करेगी, हीन भावना का शिकार हो जाएगी। हम उसको स्ट्रेंथ नहीं दे रहे हैं, हम उसको कमजोर कर रहे हैं। हम एजुकेशन दे रहे हैं, और आज तो खैर बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन, लड़कियां एजुकेट हो गई हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सेना में भी हैं। इन सब के बावजूद भी हमने ये धारणा बना रखी कि वो स्त्री ही है। ये विचार हमने खुद वो लड़की की भी यही भावना है कि मैं स्त्री हूँ। ये लगातार चला आ रहा है ना, उसने पैदा होने से लेकर बड़े होने तक उसको हर बार बताया गया कि तुम स्त्री हो। एक विशेष बात बताई जा रही है कि तुम लड़की हो, तुम्हें इस तरीके से रहना है, और वही चीज वो अडॉप्ट कर रही है। वो मस्कुलिन नहीं है, स्त्रियां मस्कुलिन नहीं होती, पुरुष मस्कुलिन होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। स्त्रियों में आप एग्रेशन नहीं देखेंगे। अगर आप झगड़े देखते हैं, आप न्यूज़ देखिए, सबसे ज़्यादा क्राइम रेशियो कहाँ से आता है? पुरुषों से। मैं अक्सर न्यूज़ देखता हूँ, आपने भी देखा होगा कि सड़क पे लड़की खड़ी है और लड़के ने आके चाकू मार दिया, बोतलों से प्रहार कर दिया, एसिड फेंक दिया। ऐसा केस आप लड़कियों की तरफ से बहुत रेयर, अगर कोई सुना हो आपने? नहीं सुना है। भले कोई रिटेलिएट किया हो, किसी को गुस्सा लगी हो लड़की को तो कर दिया हो, लेकिन वो लड़का कहाँ से निकल के आया? एक समाज से, अपने परिवार से। उसको बाहर किसी ने चाकू चलाना नहीं सिखाया, घर में भी नहीं सिखाया, लेकिन उसने दबंगपन कहाँ से सीखा? परिवार से। उसके परिवार में रहा होगा ऐसा, और डेफिनेटली ऐसा ही रहा होगा। वो वैसा ही बड़ा होता गया, फिर कम्युनिकेशन खत्म हो गया। उस बच्ची को जिसको चाकू लगा, एसिड फेंका गया, या जिसके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई, वो मानसिक रूप से तो कमजोर ही रही ना। शुरू से उसके अंदर एक डर है ना। आज भी हम लड़कियों को बोलते हैं परिवार में, मैं देखता हूँ, अगर लड़की देर से आ रही है तो सवाल उठ जाते हैं, बेटा लेट नहीं आना, इतनी देर कैसे हो गई? अगर वर्किंग है तो 20 बार फोन चला जाएगा, माँ का, पिता का, भाई का, कहाँ हो, किधर हो। उसको हम बता रहे हैं कि तुम असुरक्षित हो, तुम्हें डरना चाहिए। हम बार बार उसके दिमाग में रोज ये बात डाल रहे हैं। बड़ी हो गई है, एक स्त्री हो गई है, फिर भी हम उसको बता रहे हैं कि तुम असुरक्षित हो। वो असुरक्षित हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। हम कमजोर कर रहे हैं। हम कहीं पर भी उसको ये नहीं बता रहे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, या तुम अपने भाई की तरह ही मजबूत हो, ये भी तो नहीं कह रहे हैं। अगर हम ऐसा भी कहते हैं, कई जगह ऐसा बोलते हैं कि तुम अपने भाई की तरह मजबूत हो, हम जेंडर बायस की भी बात करें तो बड़ा अजीब सा माहौल है कि हम उसको बता रहे हैं वो लड़का है, बार बार बताते हैं बेटा वो लड़का है। तो मैसेज कौन दे रहा है? परिवार दे रहा है। ये मैसेज बाहर उसको उसकी सहेलियां नहीं देती। कोई सहेली ये नहीं बोलेगी कि तेरे को डरना चाहिए तो लड़की है, क्योंकि सहेली भी लड़की है, वो भी वही सब चीजें झेल रही है।
लेकिन उनके बीच में इस तरह की बातें नहीं होती होंगी। लड़कों के बीच में बात दूसरी तरह की होती होगी। तो ये गैप बनाया कहाँ से? ये गैप घर से आता है। परिवारों को सोचना पड़ेगा कि हमें लड़की को ना मानसिक रूप से स्ट्रेंथ देनी है। ये कृत्रिम सुरक्षा चक्र नहीं कि बाउंड्री बना दिया। क्या करेंगे सुरक्षा बना के? आप एक तरफ कह रहे हैं कि बेटा हम तुम्हें सुरक्षित कर रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं हम तुम्हें सुरक्षित कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हम तुम्हें सुरक्षित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कमजोर हो, वल्नरेबल हो, तुम्हें डरना चाहिए। यहां तक कि स्पेशल कूपे होते हैं लड़कियों के लिए, अलग से लाइन होती है, और जब लाइन में लड़कियां टिकट की खिड़की पे जाती हैं तो मैं तो अक्सर लोगों को देखा है, वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे किसी हीन व्यक्ति को देख रहे हैं कि लड़की है यार जाने दो। मैसेज गलत जा रहा है, ये रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, ये तो उसको कमजोर साबित करना, वल्नरेबल। मेरे हिसाब से लड़कियों को मना कर देना चाहिए कि अगर हम बराबर हैं तो हम लाइन में लगेंगे। हम कमजोर नहीं, हम लाइन में खड़े हो सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं, पेशेंस है हमारे अंदर, तुम्हारी तरह पेशेंस है। लेकिन उसको अलग बताया जा रहा है शुरू से। तो इस समस्या का क्या मतलब निदान क्या है? ये तो परिवार से शुरू हुआ, तो परिवार को हम कहाँ बदल पाएंगे? लड़कियों को ही बदलना पड़ेगा ना, शिक्षा बढ़ानी पड़ेगी, उनकी आत्मशक्ति बढ़ानी पड़ेगी। मुझे लगता है साहब कि इसमें हमें बदलाव किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं किया जा सकता। आज से अगर हम 20-25 साल पहले जाएं, जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, मोबाइल भी बहुत बाद में आया है, लेकिन आज मोबाइल उस व्यक्ति के पास भी है जिसको सिर्फ अंगूठा लगाना आता है, जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता। जब हम गांव के दूर दराज कोने में टेक्नोलॉजी भेज सकते हैं तो क्या हम उनको एजुकेट नहीं कर सकते? तरीके कौन से अपनाने, ये सोचना होगा। हाँ, तो वही बताइए ना कि तरीके क्या अपनाए जाए, क्योंकि सरकार इतना कर रही है। सरकार बहुत कर रही है, सरकार अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रही है। लड़की पढ़ाओ। देखिए, सरकार के लिए एक पूरा देश है, 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोग बहुत होते हैं। जब तक हम इसको घर से शुरू करके कॉलोनी में, फिर अपने एरिया में, फिर अपनी सिटी के अंदर, फिर अपने कस्बे के अंदर, फिर अपने स्टेट के अंदर, उसके बाद कंट्री में, जब तक इसको 1 by 1 नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये सुरक्षा चक्र बन नहीं सकता। वर्किंग प्लेस में टाइमली इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी देख रहा था पीछे, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की मैंने खुद भी वर्कशॉप दी है। मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि टारगेट ऑडियंस लड़के होने चाहिए। लड़के? देखिए, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे जो वर्कशॉप करते हैं, टारगेट ऑडियंस क्या होता है? लड़की होती है। हम विक्टिम को ही बता रहे हैं कि हमें तुम्हारे लिए ये करना चाहिए। आप 100 लड़कियों को ये बता रहे हैं बैठा के कि आप विक्टिम हैं, आपके लिए ये होना चाहिए, आपके लिए सुरक्षा होनी चाहिए, आपको एजुकेट करना चाहिए। वो जानते हैं, उनको तो पता ही है कि वो विक्टिम है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं। उनको तो हम बताए, वो वुमेन है, दे आर विक्टिम। हम उन्हीं को वो चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो वो बदलाव क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। हमारा टारगेट ऑडियंस होना चाहिए कि हम पेरेंट्स को बुलाएं, हम उनके साथ काउंसलिंग करें, हम वर्कशॉप में, स्कूल में वर्कशॉप करवाएं और वहाँ पे पेरेंट्स को बुलाएं। पुरुष जो वहाँ पे लड़के हैं उनको वर्कशॉप दें। हमें सुरक्षा किससे चाहिए? पुरुषों से। तो हमें उनको जागरूक करना है ना कि आपको महिलाओं का सम्मान ही नहीं करना, उनकी सुरक्षा का कारण भी बनना है। आपके इस व्यवहार से महिला असुरक्षित हो सकती है। आप बुलिंग करते हैं, आप छीटाकशी करते हैं, आप गालियां देते हैं। गालियों पे अब देखिए, भारत में बहुत तरह की गालियां, लेकिन कोई भी गाली बिना स्त्री के नहीं बनती। हम जितनी गालियां देते हैं सब में हम स्त्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरुषों के ऊपर गालियां नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये तो। और यही चीज हम पुरुष को बार बार वही चीज सिखा रहे हैं। हमारा टारगेट ऑडियंस बदलना होगा। हमें पेरेंट को टारगेट करना है, हमें पेरेंट्स को बताना है, उनके साथ काउंसलिंग होनी चाहिए। स्कूल्स के अंदर हर महीने एक वर्कशॉप होनी चाहिए अनिवार्य रूप से।
कि पेरेंट को बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए कि आपने घर के समाज को कैसे मजबूत करना है। पेरेंट समझेंगे तो घर में जो बच्चा है, जो लड़का है, वो उसको समझाएंगे। एक मोरल शिक्षा का आदान प्रदान होगा। लेकिन हम हमेशा लड़कियों को बुला लेते हैं, तो ये बड़ा फंडामेंटल गलती हम लोग करते हैं, शुरू से कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए, हम उनको बताएं जिनसे सुरक्षा करवानी है, हम उन्हें बताना चाहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक आईटी कंपनी है, वो अकाउंटेंट को जाके तो नहीं बोलेंगे ना कि सिस्टम वल्नरेबल हो सकता है, आईटी मैनेजर्स को बताएंगे, क्योंकि आईटी मैनेजर्स ही सुरक्षा के जिम्मेदार हैं और वल्नरेबिलिटी के भी। अगर कोई आईटी में अगर कोई बग आ जाता है कंप्यूटर में, तो जिम्मेदार आईटी मैनेजर है, या जो वहाँ का सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, या सिक्योरिटी रिसर्चर है। अब हम वो जाके अकाउंटेंट को बता रहे हैं, तो अकाउंटेंट ने क्या करना है? वो तो कहेगा साहब बग तो है, मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मैं भुगत रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। हम उसी को बार बार बता रहे हैं बेटा आपका कंप्यूटर खराब हो गया। तो एक तो ये करना पड़ेगा हमें, और इसी तरह की चीज़ें हमें नुक्कड़ नाटकों के द्वारा भी करनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट पे नुक्कड़ नाटक अब बहुत रेयरली देखेंगे। हर कॉलोनी में होना चाहिए, चाहे 2 महीने में एक बार होना चाहिए, और वहाँ पे टारगेट ऑडियंस सभी हो, परिवार हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑफिस के अंदर भी होना चाहिए। हर ऑफिस का एक कल्चर है, और बड़े ऑफिस के अंदर आजकल तो छोटे ऑफिस में भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर पॉलिसीज़ हैं, लेकिन क्या वो कारगर है? क्या वहाँ पुरुष छीटाकशी नहीं करते? करते होंगे ना। और मैं बहुत, मेरी क्लाइंट भी हैं, मैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में रहा हूँ, तो मेरे सर्कल में बहुत से लोग हैं जो वर्किंग वुमेन में भी, और उन्होंने अक्सर बताया कि इस तरह की चीज़ें हमारे ऑफिस में होती है। तो वो पॉलिसीज़ क्या कर रही हैं? सिर्फ पॉलिसी बना देने से कुछ नहीं होगा। पॉलिसीज़ तो बहुत हैं साहब, हमारे देश में इतनी सारी वुमेन के ऊपर इतनी स्कीम्स हैं, क्या उन तक पहुंच रही हैं? सरकार बना रही है, सरकार अपनी तरफ से सारे एफर्ट कर रही है, उन्होंने स्कीम बना दी, बहुत अच्छी स्कीम बना दी, लेकिन उस पर्टिकुलर स्कीम को लागू करना और वहां तक पहुंचाना, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। हम बोलते हैं चिंता का विषय है, महिला की सुरक्षा चिंता का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। हम चिंतन नहीं करते, हम चिंता करते हैं, और चिंता कुछ दिन के बाद हम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर बोलते हैं ना कि चिंता मत करो, चिंता करना बुरा है, चिंता चिता समान है। तो हम लोग 4 दिन चिंता करते हैं, भूल जाते हैं। किसी के साथ अपराध होता है। आपने एक बात और बोली थी सर, मीडिया। मैं मीडिया के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मीडिया को सोचना चाहिए। किसी भी स्त्री के साथ कोई अपराध होता है, वो इतना बूम कर देते हैं उसको कि पूरा दिन आप वही खबरें देखेंगे। जिसके साथ अपराध हुआ है, सबसे पहले तो वो परिवार मानसिक प्रताड़ना से कितना गुजरता है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद चेहरा दिखाना बंद हो गया, नाम लिखना बंद हो गया, लेकिन आप बता रहे हो जिसके साथ हुआ है, वो परिवार सुन रहा है, न्यूज़ देख रहा है, उसके आस पड़ोस के लोगों को पता है इसके साथ हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनको और परेशान कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उस बात को। वो बड़े लेवल पे दिखाते हैं। एक दूसरा मीडिया है हमारा, फिल्मी मीडिया। फिल्म ने तो बहुत ही ध्वस्त किया है। अगर आप पहले फिल्में बना करती थी, और अभी भी उन फिल्मों को देखने वाले एक बहुत बड़ा समूह है। मैं खुद पुरानी फिल्मों का बड़ा शौकीन हूँ। अब जो फिल्में बनती हैं, पहले तो ये स्क्रिप्ट राइटर्स, मुझे शिकायत है, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे शिकायत है, ये स्क्रिप्ट जितनी भी लिखते हैं, इसमें आप महिलाओं की भूमिका देखिए। उनको उन्होंने सिर्फ स्टेज पे डांस के लिए रखा हुआ है, आइटम गर्ल, आइटम। मतलब ये इतना बुरा लगता है। आप सिर्फ स्त्रियों को आप कैसे यूज कर रहे हैं? आप पुरुष प्रधान फिल्में बना रहे हैं, ठीक है, बनाइए, लेकिन स्त्री की गरिमा का तो ध्यान रखें। आपने स्त्री को उसके अंदर खिलवाड़ बना के रख दिया है। यहाँ तक कि आप साउथ की मूवीज देखते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ साउथ की, मैं बड़ा शौकीन हूँ साउथ की मूवीज जो डब्ड आती हैं, और मैं बहुत देखता भी हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं देखता कि उसके अंदर क्राइम कैसे हो रहा है। मैं अक्सर इन फिल्मों को वॉच करता हूँ, देखता हूँ। आप उसमें देखिए कि पुलिस वाला स्त्री को थप्पड़ मार रहा है,
सड़क पे घसीट रहा है, या गुंडे हैं। अब ये फिल्में क्या है, समाज का ही तो हिस्सा है ना। उनके कंटेंट राइटर अगर जब उनसे पूछते हैं, पीछे कई बार बवाल उठा था फिल्मों को लेकर, तो वो बोलते हैं कि ये हम समाज से देख रहे हैं, समाज में ऐसा इतना नहीं हो रहा है जितना आप उसको विभत्स तरीके से दिखा रहे हैं। हाँ, तो एक जो मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा जी। देखिए, हम लोगों का जो समय एक समय था कि एक समानांतर फिल्में, पैरेलल मूवीज आती थी जो कि समाज को रिफ्लेक्ट करती थी। जी। आप साउथ की मूवीज को देखेंगे कि हीरो ने हीरोइन को थप्पड़ मारा या किस कर लिया या ये कर लिया, ये समाज में हो कहाँ रहा है? अभी तो इस तरह से नहीं हो रहा है ना। फिर वाई यू आर शोइंग दिस? तो इससे जो है, अच्छा, ये जो आइटम गर्ल वाली चीज़ भी है, ये धीरे धीरे अब समाज में उतर रहा है, लेकिन इसको ये समानांतर नहीं है, ये ऐसा समाज में हो नहीं रहा है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम बेस्ड या सोल्यूशन बेस्ड मूवीज़ कहाँ बन रही हैं? अब तो खिलवाड़ के लिए बन रही है। तो ये इंटरटेनमेंट से ये सब होता है कि पहुंच, किसी चीज़ की पहुंच। देखिए, आज अगर आप किसी बच्चे से बोलते हैं कि बेटा पेस्ट ले आओ, तो जाके आप उसको सिर्फ पेस्ट बोलिए, वो जाके ले आएगा कोलगेट, पेप्सोडेंट। क्यों? इनका प्रचार इतना ज़्यादा हो गया कि बच्चे के दिमाग में एक छवि बन गई है। ऐसी डिजिटल मीडिया काम कर रहा है, इसकी पहुंच इतनी आसान हो गई है। एक तो भारत में डेटा बहुत सस्ता है, कुछ रुपए में कई जीबी डेटा मिलता है, फिर उसमें कंटेंट सारे वो देख सकता है, कंटेंट फिल्टराइजेशन नहीं है। मोबाइल जिसके पास है वो कुछ भी देख सकता है आज की डेट में। हाँ, और कंटेंट जो बाहर बैठे कंटेंट बना रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, वो ऐसे कंटेंट बना रहे हैं, उनको पता है कि ये बच्चे तक पहुंच जाएगा, और वो पहुंचा रहे हैं, इसीलिए चीज़ें वायरल हो रही हैं। इस तरह की फिल्में, इस तरह के कंटेंट जिसमें अश्लीलता कह लीजिए, न्यूडिटी कह लीजिए, क्राइम कह लीजिए, हैरासमेंट, बुलिंग, ये सब छोटे छोटे बच्चों तक भी पहुंच रहा है। हाँ, लेकिन एक विचित्र तरह की विपरीत मानसिकता भी पैदा, जैसे लड़कियों को हम लोग कहते थे कि अरे ऐसे स्कर्ट मत पहनो, ये तो अब उसको जो फेमिनिज्म वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये आपका गलत सोच है, आप खुद को सुधारिए। लड़की कोई भी ड्रेस पहने तो खुद भी ये लोग कॉपी कर, मैं लड़कियां भी रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं हद तक। एक ना पीछे इस बात को लेकर देखिए, फ्रीडम, स्वतंत्रता का मतलब हम किस तरीके से ले रहे हैं। अगर हम बिल्कुल आदिकाल में चले जाएंगे तब भी एक सम्मान था स्त्री के प्रति, वही सम्मान हम कायम रखने में नाकाम रहे हैं। हम लोग उसको देख कैसे रहे हैं? जो मॉरल शिक्षा है उसमें कपड़ों का जिक्र मुझे लगता नहीं कि कभी आना चाहिए। ये डिफरेंस हम पैदा कर रहे हैं। जो बच्चे, अब जो लड़कियां, जैसे आप कह रहे थे कि लड़कियां जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार क्यों हुई? उनको किसी ने फोर्स तो नहीं किया, वो अपनी मर्जी से हुई। लेकिन वो मर्जी उनकी बनी कैसे? वो मर्जी बनी क्योंकि आप उनको वही चीज़ें परोस रहे हैं, आप वही कंटेंट दिए चले जा रहे हैं। बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, जब वो अडॉप्ट कर रहा है और तो वही चीज़ वो अपने ऊपर लागू कर रहा है। मॉरल शिक्षा है नहीं। मॉरल शिक्षा तो खत्म हो गई। पहले ज़माने में तो मॉरल शिक्षा का एक क्लास होता था, एक किताब चलती थी, वो सब खत्म हो गई। लेकिन जो मनोविज्ञान के जनक एडमंड, जो सिगमंड फ्राइड की कहानी मेरे को याद आती है। वो अपनी पत्नी के साथ और अपने छोटा 2.5-3 साल का बच्चा था, उसके साथ वो पार्क में घूमने गए और काफ़ी लोग थे वहाँ घूम रहे थे। कोई 1 घंटे के बाद पत्नी ने नोटिस किया कि बच्चा नज़र नहीं आ रहा, और पत्नी घबरा गई। वो पूरे पार्क में घूम रही है, लोगों से पूछ रही है कि आपने कभी कहीं मेरा बच्चा देखा है, छोटा बच्चा देखा है? लोगों ने नहीं देखा था। पत्नी रोने लगी। अब जो फ्राइड साहब थे वो आराम से बैठे हुए हैं, तो पत्नी ने उनको झंझोड़ा कि आप इतने आराम से बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे की आपको चिंता नहीं है। उन्होंने कहा चिंता का विषय है नहीं ये, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चा कहाँ है। तो उसने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मैं तो बस तुम्हें देख रहा था, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो फ्राइड साहब ने अपने पत्नी का हाथ पकड़ा और पार्क के बाहर गए। वहाँ एक बड़ा सा क्रॉसिंग था, वहाँ एक फव्वारा था। उन्होंने कहा हमारा बच्चा वहाँ बैठा होगा,
वहाँ गए और देखा बच्चा वहाँ बैठा हुआ था बड़े आराम से फव्वारे के पास। पत्नी ने कहा आपको पता कैसे था? उन्होंने कहा क्योंकि मैंने इसको कई बार मना किया था। मैंने इसको मना किया था कि बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। देखिए ये मनोविज्ञान है। आप जिस काम के लिए बच्चे को बार बार मना करेंगे वो जरूर करेगा। आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी डाल रहे हैं, आप अनजाने रूप में उसको ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि बेटा करना। आप उसको उत्सुकता दे रहे हैं, वो सोचेगा क्यों नहीं जाना। आपने कभी उसको क्यों नहीं बताया, आपने बस कह दिया नहीं करना। हम बच्चों के साथ यही कर रहे हैं। हम लड़कियों को या लड़कों को शिक्षा क्या दे रहे हैं, आपको ये नहीं करना, बजाय इसके कि हम उनके साथ बैठें, रीजनिंग बताएं कि क्यों नहीं करना है। हाँ, हम उनके साथ डिस्कशन करें, उसके अप्स एंड डाउन बताएं, उनको बताएं कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। आप अपना अनुभव शेयर नहीं करते, माता पिता अनुभव शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक बात है, आपने हमको समझा दी और सबको समझ में आ गई। इससे आगे बढ़े, फैमिली से आप आगे जाइए। अगर वर्क प्लेस में लड़की गई है जी, तो वहाँ तो विभिन्न फैमिली से लोग आके हैं जी, वहाँ कैसे सिक्योरिटी है? क्योंकि वहाँ कोई मिडिल क्लास का से आया है, कोई हायर क्लास का है, तो वहाँ कैसे सिक्योरिटी? देखिए वर्क कल्चर पे मैंने अभी कहा भी था, बात मैंने शुरू की थी। कंपनीज को ये पॉलिसी सिर्फ दीवार पे बनाने के लिए नहीं लिखनी चाहिए, या ऐसे नहीं कि उनके पेपर्स में हो या कहीं पे आपने नोटिस लगा दिया। कंपनीज को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम महिला के सम्मान के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं उनको प्रैक्टिकली लागू करें। हम वर्कशॉप कराएं, डिबेट कराएं, हम लड़कियों को पूरा मौका दें, अच्छी पोस्ट का मौका दें। अभी होता क्या है कि आप ऑफिसेज में भी देखिए, मेरे कुछ एक क्लाइंट हैं जिनके पास मैं देखता हूँ महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, और वो बहुत अच्छे से उनको टैकल कर रहे हैं। उन्होंने उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा है, लेकिन उनको फील भी नहीं होने देते कि स्पेशली हमने सुरक्षा आपके लिए कर रखी है। ऐसा फील नहीं होने देते। वो उनको प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं जैसे पुरुषों को ट्रीट करते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और उसके अंदर नियम बनाए हुए उन्होंने, ऐसे नियम सबको बनाने हैं। उनमें स्पेशल ये नहीं बोलना कि आपको महिला के साथ ये नहीं करना, नहीं। आप उनको एजुकेट वैसे ही कीजिए जैसे दो पुरुष बात कर रहे हैं, दो स्त्रियां बात कर रही हैं। जब हम स्पेशली बोलते हैं कि आपने महिला का सम्मान करना है, तो हम कहीं ना कहीं उसको ये कह रहे हैं कि बेटा मौका लगे आपको तो आप डिमोलाइज भी कर सकते हो, आप उनका अपमान भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। हमें वर्कशॉप करानी चाहिए, हमें टाइम टू टाइम डिबेट कराना चाहिए, हमें उनको डिफरेंस नहीं बताने कि आप ये स्त्री है तो आपको इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। जब हम डिफरेंस बताते हैं तो हम कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये कमज़ोर है। हम दूसरे लेवल पे हम यही बता रहे हैं ना उसको इनडायरेक्टली कि ये लड़की है। हाँ, तो ये जो बातें आप बता रहे हैं बहुत अच्छी हैं, अनुसरणीय है, लेकिन ये सारी बातें आप मैनेजमेंट लेवल टाइप का बता रहे हैं कि ये करना चाहिए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये तो हुआ कंपनी कॉरपोरेट कल्चर को डेवलप करने के लिए वहाँ वर्कशॉप करिए, ये करिए। लेकिन जो वहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए जैसे कि कोई पुरुष किसी महिला से किसी वर्क प्लेस पे कोई छेड़खानी या कुछ उसका इल इंटेंशन है, उसको रिस्ट्रेन कैसे किया जा सकता है? वो तो किसी को छुट्टी नहीं दी, मान लीजिए उसके अंडर में काम करती है लड़की, उसको छुट्टी नहीं दे रहा, उसको लेट तक रोक रहा है। इन सब चीज़ों को कैसे देखिए बड़े ऑफिस के अंदर, जो कि मैं भी जाता रहता हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे ना कई लेयर्स होती हैं। हम लोग लेबर क्लास से आते हैं, पहले लेबर क्लास होता है, फिर उसके बाद उनका एक मैनेजर होता है, फिर उसके ऊपर HR होता है, फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर होता है, उसके बाद कहीं ऑनर होता है। हमने लेयर्स इतनी बना दी है कि जिसने पॉलिसी बनाई है, जो मेन आदमी है, जो एक्शन ले सकता है एक्चुअल में, हम उस तक उस लेबर को पहुंचने नहीं देते। हाँ, तो पहुंचता ही नहीं है। हमने ट्रांसपेरेंसी रखी ही नहीं है। हमने आगे वाले को पावर दे दी, उसने अपने पास कुछ ज़्यादा पावर रख के थोड़ी पावर अपने से आगे वाले को दे दी, उसने कुछ और अपने पास रख ली, थोड़ी सी पावर आगे दे दी। तो फाइनली होता क्या, लेबर के पास फाइनल जो वर्कर क्लास है उसके पास पावर नहीं होती साहब। उसको अगर शिकायत करनी है तो वो सिर्फ अपने मैनेजर से कर सकता है,
अपने सुपरवाइजर से कर सकता है। अब सुपरवाइजर कितना एजुकेट है, वो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज़ होती है कि हम किसी की समस्या को, किसी के दुख को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो जब एचआर ऐसे लोगों को रखते हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हमने फाइनली वर्कर क्लास के ऊपर रखा है, क्या वो कैपेबल है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी कितनी है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, क्या वो इतना ट्रांसपेरेंस है कि भाई लेबर के साथ अगर प्रॉब्लम हुआ है, वर्कर के साथ, लड़की के साथ, तो उसको सीधा डायरेक्टर के पास ले जा सके, क्या हमने उसको पावर दी है। वो वहीं तक ख़त्म करेगा, और वो सही ट्रीटमेंट अगर नहीं दे पा रहा तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो मेन पॉलिसी मेकर है, मुझे लगता है उसके, उनके और जो जिसके साथ जो विक्टिम हो सकते हैं, उनके बीच का गैप हमें ख़त्म करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि ज़्यादातर वर्क सेंटर में यही होता है, आप मैनेजर से ऊपर जा ही नहीं सकते, फिर आप ईमेल करते हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं उनमें ईमेल किया जाता है, फिर वो ईमेल भी वो कब देखते हैं, उस पर क्या एक्शन होता है, इसका कुछ अभी तक ठोस नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं और कंपनियां दबा भी देती हैं। ऐसा बहुत जगह पे होता है कि कंपनियां दबा देती हैं कि इशू ना बन जाए। तो ट्रांसपेरेंसी साहब बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे ये कहते हैं कि इंडिया में औरतों को, लड़कियों को काम करने की स्वतंत्रता है, सब कुछ है जी, लेकिन जो विदेशों में जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको वो ज़्यादा ही प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं। यहाँ पे जो वर्क कल्चर है किसी भी कॉरपोरेट में, उसमें बड़ी वो उतना प्रसन्न या उतना खुश नहीं रहती हैं। सर ऐसा है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर फैमिली को बता देंगे आप। हर जगह का अपना एक मनोविज्ञान रहा है, एक कल्चर रहा है। अगर हम कॉपी करने जाएंगे, हम कॉपी नहीं कर सकते। हमने कॉपी कहा है बहुत ज़्यादा ना, हम कॉपी नहीं कर सकते, हम कोशिश करते हैं, हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हमारी ओरिजिनलिटी भी नहीं रहती और हम कॉपी भी नहीं कर पाते। आज अगर हम सोचें कि हम कोई भी कंट्री ले लें, अमेरिका ले लेते हैं, कि अमेरिका का कल्चर हम लोग अडॉप्ट कर लें, हम कल्चर अडॉप्ट कर लेंगे, उनका तरीका अडॉप्ट कर लेंगे, पर क्या हम वहाँ की मानसिकता को अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, वो तो एक सदियों से चली आ रही हमारा थी। अपना एक कल्चर चला आ रहा है, हमारा एक परिवार अपना तरीके से जीता है। अमेरिका का अपना एक मनोविज्ञान है, वहाँ की जलवायु अलग तरीके की है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है, हमारा बिल्कुल अलग है। वहाँ पे शुरू से अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो वहाँ बच्चों को स्टार्टिंग से ही इंडिविजुअल कर देते हैं, शुरुआत से वो उनको प्राइवेसी देते हैं, उनको फ्रीडम देते हैं। वो एक पर्टिकुलर, एक विशेष तरह की फ्रीडम में पल के बड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे परिवार है, हम परिवार को तवज्जो देते हैं। हमारे यहाँ मुखिया मुख्य रूप से होता है कि मुखिया जो बता रहा है वो अपने अनुभव से बता रहा है, वो सही बता रहा है। तो हमारे यहाँ बच्चा घर में बहस करेगा तो पिटपिटा भी जाएगा, वहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जब बच्चा पिटता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ बच्चा पिटता है उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। वो तो 100 नंबर पे डायल करके पुलिस को बुला लेते हैं। वहाँ पे एजेंसीज अलग तरीके से काम कर सकती हैं और करती भी हैं। हम कॉपी नहीं कर सकते, हमें कॉपी करना भी नहीं चाहिए। हमारा मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, कॉलोनी में, सोसाइटी में हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे करना चाहिए, हम क्या कर सकते थे और हमने नहीं किया। बट हम जब मिक्सअप करते हैं, हम कल्चर ले रहे हैं अमेरिका का और जीने का तरीका हम अपना चाहते हैं, नहीं हो सकता साहब। तो हमको करना क्या चाहिए? अपने हिसाब से कुछ डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल, जो मोरल शिक्षा वो वापस लानी चाहिए हमको। परिवार के बीच में बात होनी चाहिए। ये जो साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट था, देखा जाए तो अगर हम 70 या 60 के बाद का दशक देखें, जब हिप्पी वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पागलों की संख्या मैंने सुना बढ़ गई थी। तो मनोवैज्ञानिक वहाँ बनने शुरू हुए थे, वो ट्रीटमेंट करते थे। अब मनोवैज्ञानिक हमारे देश में ज़्यादा है।
वहाँ के लोग योगा ले रहे हैं, कॉपी वो भी कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि योगा से उनको बेनिफिट हो रहा है। वो हमारा कल्चर जब लेते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी देश जब भारत का कल्चर लेता है तो वो डेवलप होता है और अच्छे वे में डेवलप होता है। लेकिन हम जब कॉपी करते हैं तो हम गलत वे में डेवलप होते हैं। हम अपने कल्चर को अपना ही नहीं रहे ना, हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया तो को आपका चेंज कर रहा है। हाँ, आपका रिकमेंडेशन ये है कि हम अपने कल्चर के अनुरूप ही डेवलपमेंट करें। हमें अपनी संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे जीने के मापदंड हैं, जो हमारी मानसिकता शुरू से चली आ रही है, और हमारी मानसिकता कोई ओछी मानसिकता नहीं है, दुनिया की सबसे सुंदर मानसिकता है। भारत की मानसिकता बहुत सुंदर रही है। पृथ्वी पे भारत ही एक देश है जहाँ पे हम लोग स्त्री को देवी कहते हैं। अब पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ स्त्री को देवी कहा जाता हो। हाँ, तो उसका भी तो अभियोग लगाते हैं कि उसको खाली देवी बना के रख दिया गया है, बाकी उसके साथ सारे गलत काम उसके साथ करो। हाँ, ऐसा होता है ना। आप देखिए नवरात्रों में हम लोग शील्ड लगा लेंगे, जय माता की, जय माता की, और वो जो अपराध कर रहा है वो भी घर से जय माता की बोल के निकल रहा है, वो नवरात्रों की पूजा करके निकल रहा है। घर में उसने एक शील्ड लगा ली, आस पड़ोस में सबको पता है ये बड़ा भक्त है। हम शील्ड के पीछे अपराध कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। हमने मास्क लगा लिया कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं और हम जाके अपराध कर रहे हैं। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी निजी राय है। मैं बड़े बड़े सत्संग देखता हूं। हमारे देश में बहुत से साधु जेल के अंदर हो गए, आपने पढ़ा भी होगा। इन साधुओं के पास सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग पहुंचते हैं उनमें महिलाएं ज्यादा होती हैं। उसका क्या कारण है? महिला अडॉप्टिव है। अगर हम स्त्री को देखें, स्त्री की नेचर बहुत अलग है। स्त्री की नेचर है ग्रहण करना, क्रिएटिव होना, और अगर वो वहां जा रही है तो वो अपने लिए नहीं जाती। आप कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। मेरे देखे जो मेरे को समझ में आता है, स्त्रियां जब भी जाती हैं किसी पंडित के पास जाएंगी, किसी मौलवी के पास जाएंगी, गुरुद्वारे मत्था टेकने जाएंगी, तो परिवार के लिए कोई अपने बेटे के लिए जा रही है, कोई अपनी बेटी के लिए जा रही है, कोई पति के लिए जा रही है। स्त्रियां हमेशा परिवार को महत्व दे रही है। लेकिन क्या हम स्त्रियों पे उतना फोकस कर रहे हैं? क्या हम स्त्री को महत्व दे रहे हैं? अच्छा, आप देखते होंगे, आपके घर में भी स्त्री, मेरे घर में भी स्त्री हैं। क्या कोई पुरुष, कभी आपने सुना है कि लोग पे उठ के बोलें कि खाना बना दो, कपड़े धो दो? ऐसा बोलने की जरूरत पड़ती है क्या? जरूरत नहीं पड़ती है। स्त्रियां मशीन की तरह, उनके अंदर ये चीज है, उन्होंने अडॉप्ट किया है वो कल्चर जो चला आ रहा है। वो बिना कहे उठेंगी, आपके लिए खाना बना देंगी, आपके कपड़े धो देंगी, घर की साफ सफाई कर देंगी, सब कुछ बिना बोले। कितने पुरुष ये काम कर रहे हैं? जीरो, कोई नहीं करता। मजबूरी में स्त्री अगर बीमार है तो करते हैं, इतना ही है। उसके बावजूद भी यही चीजें हैं। ये वो मॉरल शिक्षा है जो दुनिया में कहीं नहीं है। स्त्रियां बाहर भी हैं, वो भी ये काम करती हैं, लेकिन वहां पे अगर आप देखें, वहां कल्चर ऐसा है कि वहां पुरुष भी काम कर रहा है। ये अच्छा ट्रेंड है उनका। लेकिन हमारा तो कल्चर इतना खूबसूरत है ना, और यही खूबसूरती कहीं ना कहीं हमारे लिए अभिशाप भी बन रही है। हम शुरू से लड़के को ये सिखा रहे हैं, सिखा ही नहीं रहे, वो सीख रहे कि उसको काम नहीं करना, उसको घर के काम काज में हाथ नहीं बटाना। तो वो अपना उसी तरह उसने देख लिया है, ये बहन है, इसी को करना है, कि झाड़ू लगाना है तो इसने लगाना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को हम बेटे के अंदर भी डालना शुरू करें, पुरुषों को ये बताना शुरू करें कि आप इस परिवार के उतने ही सदस्य हो जितनी वो स्त्री है। तो आपका कुल मिला के अब तक जो बात हुई उसमें यही है कि हम अपने कल्चर को फॉलो करते हुए करना चाहिए। लेकिन इसके बाद आगे आप बढ़ाइए बात को। तो जो चीज़ें समाज में स्त्री के सामने आ रही, जो कि सिक्योरिटी जी और वुमेन सिक्योरिटी की जो बात हम कर रहे हैं, तो आपके पास तो एक ही रास्ता है, कैप्सूल है कि आप कल्चर को फॉलो करिए।
तब आपका सब सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी कैसे होगा? नहीं, हाँ ये पार्ट है, ये एक प्रक्रिया में एक पहला चरण हो सकता है हाँ कि आप घर से शुरुआत कीजिए, हाँ। मोरल शिक्षा की शुरुआत कीजिए। हाँ, तो घर से निकलिए, आगे बढ़ाइए ना। अब जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें स्त्री को सशक्त किस वे में बनाना है? एजुकेट तो करना ही है, लेकिन साथ ही उनको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाना है कि आपको डरना नहीं है। अगर कोई अपराध होता है, देखिए बहुत सारे अपराधों की तो रिपोर्ट भी नहीं होती है, और ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कि उसको बाहर के लोग कहते हैं आपको रिपोर्ट नहीं करना, परिवार के लोग ही कहते हैं कि नहीं बेटा रिपोर्ट मत करना, पड़ोस वाले क्या कहेंगे। अब ये कौन सिखा रहा है उसको? पब्लिक तो नहीं सिखा रही ना, घर ही सिखा रहा है। अगर घर मजबूत है, घर स्ट्रांग है, घर एजुकेट है, घर के लोग एजुकेट हैं, वही लड़की जब समाज में जाएगी वो एक अलग मैटर लेकर जाएगी, अलग संदेश लेकर जाएगी, वो एक अलग तरह की स्त्री होगी। अब जब समाज में जाती है उसको स्ट्रांग रहना है, वो घर से स्ट्रांग होकर निकली, वो बाहर भी स्ट्रांग रहेगी। दूसरा है हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया। अब देखिए अपराध होता है, हाँ अपराध होता है, रेप होता है, डाउरी, डिवोर्स, बहुत तरह के अपराध हैं। कोई भी अपराध जब होता है तो फिर वो, अब हम पुलिस के ऊपर आ जाते हैं। पुलिस का इमोशनल पार्ट बहुत जरूरी है, जो बिल्कुल नहीं है। अगर पुलिस प्रोसीजरल फॉलो करते हैं, देखिए प्रोसीजर। पुलिस ऑफिसर, मैं समझता हूं कि पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हो सकता है बहुत बर्डन हो। 1 लाख के ऊपर अगर 200-300 पुलिस वाले हैं तो 1 लाख लोगों को टैकल करना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए हमें पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जो फील्ड में काम करने वाले एसआई लेवल के लोग हैं या उनसे हवलदार लेवल के लोग हैं, उनको इस तरह की शिक्षा देना ज़रूरी है कि आपको इमोशनल ग्राउंड पे लोगों के साथ ट्रीट कैसे करना है। अभी बहुत सारी शिकायतें आती हैं, जब तक वो किसी बड़े आदमी से लिखवा नहीं लेते या कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, वो एफआईआर नहीं करते, कंप्लेंट नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते। और ये एक समस्या है। हाँ। और बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे, मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी हैं जब थाने में जाते हैं तो विक्टिम को लगता है कि यार मैंने गुनाह किया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, विक्टिम को लगता है कि मैंने गुनाह किया है। उसको यही नहीं समझ में आता, जिस पुलिस वाले से वो बात कर रही है या जो विक्टिम है जो बात कर रहा है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि मैं इस पुलिस वाले की इज्जत करूं या इससे डरूं। कंफ्यूजन में होता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं प्रताड़ना का शिकार यहां पे भी हो रहा हूं। हाँ। वो डर के वापस आ जाते हैं। जो रवैया है पुलिस का बात करने का, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, वो मानवीय पहलू पर होना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि एक विक्टिम आया है, उसकी बात सुने। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सुनना शुरू कर दें, हम सुनते नहीं हैं, हम सुनना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज़ों का निपटारा हो जाए। फिर उसके बाद आती है अदालत, केस दर्ज भी हो गया, फिर आते हैं तारीख पे तारीख, तारीख फिर आते हैं वकील साहब। तो एडवोकेट, मेरी बेटी भी एडवोकेट है, मैं फिर भी बोलूँगा, एडवोकेट पता नहीं किस लेवल पे जाके उस केस को लड़ते हैं कि वो उनके सिर्फ एक क्लाइंट है कि जिसको उस पर्टिकुलर फीस मिल जानी है और उसको पता है तारीख ले लूँगा या उसको न्याय दिलाना है। ये न्याय प्रक्रिया बड़ी लंबी चल जाती है। बाकी लोग जब इसका हश्र देखते हैं तो वो रिपोर्ट कराने से भी कतराते हैं कि यार कौन 5-7 साल, 3 साल, 4 साल कोर्ट कचहरी की चक्कर कौन काटेगा। वही तो समस्या है। जो अब देखिए वुमेन भी जैसे डाउरी केसेस को आपने देखा होगा जी, वो भी एज अ वेपन इस्तेमाल करने लगी अब करने लगी है कि भैया हमको इन्होंने फंसाया है, हमको ये किया, इन्होंने ये मारा पीटा, जबकि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ। कानून में भी बदलाव की बहुत ज़रूरत है। कुछ स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए। और कानून, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब हम समानता की बात करते हैं तो कानून एक जैसा क्यों नहीं होता। अगर डाउरी का केस लग गया तो जो पुरुष है वो विक्टिम बन जाता है। बिल्कुल। एक्यूज होने के बाद भी वो विक्टिम बन जाता है, और सबसे बड़ा विक्टिम वही होता है फिर। और वो एक्सटॉर्शन का तरीका हो गया आज के कुछ विकृत मानसिकता वाले परिवारों में। इवन रेप का विक्टिम, अगर लड़की अगर कह देती है कि अब तो ये हो गया कि अगर लड़की ने कहा कि इसने हमारे साथ रेप किया तो मान लिया जाएगा। तो ये लेकिन ये सोच आई कहाँ से? हाँ, हम ये सोचने वाली बात है कि सोच आई कहाँ से। मैं एक बार फिर बोलूँगा, आपने सीरियल देखे होंगे, अगर 1000 सीरियल की मैं बात करूं तो उसमें से
900 सीरियल ऐसे हैं जिसके अंदर यही जब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। आपको कॉन्स्पिरेसी कैसे करनी है, आपको चालें कैसे चलनी है, आपको किसी को फंसाना कैसे है। 900 के 900 सीरियल ऐसे मिलेंगे जिसमें यही कहानियां चलती रहती हैं। हमारा मन उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को ले रहा है। स्त्रियां सीरियल बहुत देखती हैं, फिर उनके घर में, क्योंकि एजुकेट नहीं होते बहुत से लोग, वो भी उनको फिर बोलते हैं। तो ये आपके कहने का मतलब जो ये स्त्रियां ये सब जो चालबाजी और ये सब चंटता, ये सब जो सीरियल से देखती हैं, वो भी क्राइम को जनरेट करता है। साहब, हम चीज़ों को कहाँ से लेंगे? हम शब्द बना तो नहीं सकते ना। हम कुछ सुनते हैं, उसी से हमको आइडिया आता है। अगर हम कोई मूवी देखते हैं, बहुत से लोग मूवी देख के क्रिमिनल बन जाते हैं, बहुत से मूवी देख के बड़े एनकरेज होते हैं, उनको पुलिस वाले बन जाते हैं। एक टॉपिक चुनते हैं, हमारा मन उन चीज़ों को ले रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है ना। इसकी कोई क्लास तो नहीं चलती ना कि आपको अपने पति को ऐसे फंसाना है, और ऐसी भी कोई क्लास नहीं कि जिसमें ये बताया जाए कि आपको स्त्री के साथ बदतमीजी करनी है। क्लासेस तो कोई नहीं चल रही हैं। आ कहाँ से रहे? कहीं से तो देखा होगा ना, कहीं से सीखा होगा। और कहाँ से? इसी समाज से। एक पुरुष अगर दबंग हो रहा है तो सबसे पहले अपने परिवार में देख रहा है, वो अपने पिता को देख रहा है। उसके बाद जिन लोगों से वो मिलता है वो भी अपने पिता को देखकर ही आए हैं, तो एक कम्युनिटी बन गई। ऐसी स्त्रियां हैं, वो भी कम्युनिटी बना लेती हैं अपनी, तो एक ग्रुप बन जाता है। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी है, कानून में भी, पुलिस के अंदर भी एक भावना होनी चाहिए कि एक विक्टिम आई है, लड़की आई है, प्रोसेस बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। आप विक्टिम को आप पकड़ते हैं, फिर सज़ा का प्रावधान बहुत लंबा होता है। कई केसेस मैंने देखे हैं कि 5 साल के बाद सज़ा हो रही है, 10 साल के बाद सज़ा हो रही है। और सोसाइटी में आप देख लीजिए, हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। निर्भया कांड हुआ था, देश का बहुत खतरनाक दुखद कांड था वो। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हुआ? हम चिंता करते हैं, हम कुछ दिन चिंता करते हैं, हम कैंडल मार्च निकालते हैं, मीडिया में डिबेट चलती है, और डिबेट का हल कहाँ पे निकलता है? एक पार्टी कहती है उस पार्टी में भी तो इतना होता था। वो डिबेट का हल कुछ नहीं निकलता। डिबेट करते हैं हम एक क्राइम के ऊपर, एक वुमेन के ऊपर जो अत्याचार हुआ है या पुरुष के ऊपर अत्याचार हुआ है। वो डिबेट का अंत निकलता है कि 2 पार्टियां आपस में लड़ रही होती हैं। आप चाहे वो डिबेट पूरा दिन देख लीजिए, कई डिबेट चलती रहती हैं, हल नहीं निकल रहा उन चीज़ों का। अच्छा मोक्ष जी, आपका जो इन्वेस्टिगेटिव एज अ डिटेक्टिव आपने जो काम किया है, क्या वो हेल्प कर सकता है क्राइम को, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम को रोकने में? उसका कुछ हो सकता है? देखिए, जब मैं 90s में जब इस फील्ड में आया था, 93 में, उस वक्त था जो इन्वेस्टिगेशन चलता, तब डिटेक्टिव लोगों को पता भी नहीं होता था प्राइवेट डिटेक्टिव क्या होता है। लेकिन जो मेरे जो गुरु रहे हैं, मिस्टर रमेश मदान, गॉडफादर भी बोलते हैं हम उनको, वो भारत के पहले डिटेक्टिव थे देखा जाए तो। उस टाइम पे जो केसेस चलते थे वो 2 तरह के केसेस होते थे। एक होता था लेबर केस, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर होती थी, तब उनकी अपनी एक संस्था होती थी, तो लेबर को निकाल दिया, तो वो लेबर कोड सबसे ज़्यादा वही चलता था। दूसरा होता था मैट्रिमोनियल, मैट्री मतलब फैमिली वाले में, और उसके अंदर तीसरा होता था कोई प्रॉपर्टी वाले। इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती नहीं थी उस टाइम पर। उस टाइम पे वही चीज़ अभी है, ऐसा नहीं कि अब कुछ बदल गया, अब ज़्यादा हो गया, अब सिनेरियो ज़्यादा हो गया। अब जैसे आपने कहा डिवोर्स के केसेस अब ट्रेंड बन गया है। उस टाइम पे होता था तो लड़की वाले बोलते थे कि भाई पता कर दो, या डिवोर्स होता था, या कस्टडी केसेस होते थे। समस्या आज भी वही है। और मेरे अपने करियर के अंदर देखिए, मैं डिटेक्टिव जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं एज ए कंसल्टेंट ज़्यादा अपने आप को मानता हूँ। आपने कहा कि क्या हम हेल्प कर सकते हैं? हम हेल्प करते हैं, डिटेक्टिव्स हेल्प करते हैं। इंडिया में मैं पर्सनली ऐसे डिटेक्टिव्स को जानता हूँ जिन्होंने क्लाइंट को आने के बाद ये नहीं कहा कि कोशिश नहीं की उनका घर टूट जाए। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम उनको सही राय दें,
बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जिनको मैंने खुद ये बात बोली कि आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, आप म्यूचुअली आप साथ नहीं निभा पा रहे, आप एक दूसरे की लाइफ ख़राब करने से अच्छा है कि आप अपने रास्ते पे आराम से अलग हो जाए। तो आप मानते हैं कि आपने किसी को ऐसा समझाया तो उन्होंने किया? तो बहुत से लोगों ने किया। अच्छा। बहुत से लोगों ने किया। हाँ, मेरे खुद के बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने म्यूचुअली डिवोर्स लिया। हाँ, दैट इज ये एक अच्छा सोल्यूशन है। हम देखिए, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हम उनको ये नहीं बोलते कि नहीं आप केस करो, हमें पता है वो केस करेगा, वो लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लड़के की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। कई बार हमने काउंसलिंग भी की है, ऐसे बहुत से डिटेक्टिव हैं जो काउंसलिंग भी करते हैं शादी से पहले। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मेरे को अभी आपकी बात पे ध्यान आया, आपने मैट्रिमोनियल साइट्स के बारे में सुना है? हाँ, सुना। एक भरमार हो गई है। अब ये मैट्रिमोनियल साइट्स कैसे काम करती हैं? उन्होंने अकाउंट बना दिया, वो आपको एक पैकेज सेल कर देंगे, आप उसमें अपना बायोडाटा सीवी डाल दीजिए और वहाँ पे जो सीवी आ रहे हैं वो आपका मैच निकाल देंगे। मैच किसको बोलते हैं? वो आपने जो कास्ट बोली थी, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो दे जितना बार की चीजें हो गई, लेकिन वो कितना ऑथेंटिक है इसको कैसे चेक करेंगे? ऐसे बहुत से केसेस आए हैं, खुद मेरे पास भी आए हैं, जो मैट्रिमोनियल साइट से शादियां हुई हैं वो फ्रॉड निकले। हाँ, तो वो प्रॉब्लम है। अब मैट्रिमोनियल साइट इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, वो तो लिखते हैं उसमें वेरीफाइड और क्लिक करके सब, तो आधार कार्ड नंबर और ये सब वेरीफाई किया उन्होंने। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, हाँ, कैरेक्टर वेरीफाइड नहीं है, उसका बैकग्राउंड वेरीफाइड नहीं है। लोग आते हैं अभी भी कि लड़का देखा है तो इसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। हम लोग बैकग्राउंड चेक करके देते हैं और बहुत लीगल वे में करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेसी बीच कर रहे हैं। जो भी ओपन सोर्स से अवेलेबल है, इंक्वायरीज़ हैं, ओपन इंक्वायरीज़ हैं, डिस्क्रीट इंक्वायरीज़ हैं, वो और ये करवाना भी चाहिए। लेकिन देखिए साहब, कैरेक्टर क्या होता है कि हम कैरेक्टर की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। कैरेक्टर एक व्यक्ति जिस पे 15 दिन हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 15 दिन तक उसके साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई थी कि वो कोई गलत काम करे। मान लीजिए हमारा क्लाइंट कहता है जी वो बस ड्रिंक नहीं करने वाला होना चाहिए, हमने 15 दिन इन्वेस्टिगेशन किया और ड्रिंक नहीं किया उसने, हमने रिपोर्ट दे दी, क्लाइंट रिपोर्ट पढ़ता है, 2-4 दिन उसमें लगाता है, मीनवाइल कोई इंसिडेंट हो जाए, उसके साथ कोई सिचुएशन हो जाए, वो ड्रिंक कर लेगा। बट बैकग्राउंड चेक कराना ज़रूरी होता है और कर लेना चाहिए। एटलीस्ट जो कुछ साइट पे दिया गया है क्या वो सच में टैली है? ऐसे बहुत से केसेस आपने देखे होंगे कि अपने आप को फौजी बता के शादी कर ली, अपने आप को डॉक्टर बता के शादी कर ली, और सोशल मीडिया पे इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। क्या होता है कि जब हम घरों में बात नहीं कर रहे हैं, लड़कियां या लड़के अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, वो दोस्त बनाते हैं। वो जिनको दोस्त बना रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते ये नहीं पता। डिजिटल मीडिया में आपको नहीं पता आप जिससे बात कर रहे हैं वो है या नहीं है, हाँ, और वो कैसा है नहीं पता। मैं पीछे एक गुड़गांव की मैं आपको खबर बताता हूँ। एक लड़के ने फेसबुक पे किसी से दोस्ती की और वो पहली डेट पर गया। वो गुड़गांव में गया, लड़की से मिला, लड़की को देखने के बाद उसको लगा कि ये वो स्टैंडर्ड में लड़की नहीं है। 5 मिनट के बाद वो गुलाब वगैरह लेकर गया था और 5 मिनट के बाद ही लड़की ने 2-3 लड़के बुलाए, उसको कूट दिया पकड़ के, उसका पर्स वगैरह छीन लिया। हाँ, तो ये भी होता है और ऐसा लड़कियों के साथ में भी होता है। पीछे एक लड़के ने, पुलिस ने अरेस्ट किया था उसको, ऐसे बहुत से अरेस्ट किए भी हैं जो फेक प्रोफाइल बनाते थे। तो कैसे, हाउ टू जज कि फेक प्रोफाइल है कि क्या है? उसके लिए साहब एक अवेयरनेस है, साइबर अवेयरनेस। जितना डिजिटलाइज हम दुनिया को कर रहे हैं, हाँ, लोग 30,000 का मोबाइल लेते हैं, 40,000 का मोबाइल लेते हैं, लाख रुपए का भी मोबाइल लेते हैं, लेकिन वो एक बेसिक शिक्षा नहीं लेते कि हमें सोशल मीडिया पे सावधान कैसे रहना है। तो क्या इसके लिए आप कोई वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? हम वर्कशॉप भी करते हैं, मैं ट्रेनिंग भी करवाता हूँ इसके अगर हमारे जैसे श्रोता लोग या जो देख रहे हैं जी, वो अगर कांटेक्ट करना चाहें कि वर्कशॉप की बहुत ज़रूरी है ना, कि ऐसे कोई फेक प्रोफाइल है या कोई फेक इंफॉर्मेशन है, कंपनी के बारे में भी कुछ लिख दिया है, तो उसको कैसे आप साइबर सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाते हुए उसको करें? उसके लिए साहब हमने कोर्स निकाला हुआ है, बहुत बेसिक्स है। साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत बड़े लेवल पे बात नहीं कर रहे। मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मेरा जो कोर्स है वो आम लोगों के लिए। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ज़रूर सीखिए।
आप जिस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप कैसे सिक्योर रह सकते हैं, आप बैकग्राउंड कैसे चेक कर सकते हैं, इस पूरे कोर्स में मैंने फोकस इसी बात पे रखा है कि जिनसे आप दोस्ती कर रहे हैं आप उनको कितना जानते तो हैं। आपका कोर्स तो बड़ा महंगा होगा क्योंकि जो लोग सीखना नहीं चाहें। साहब, हाँ, मेरा कोर्स मैंने जानबूझकर ऐसा कोर्स बनाया है। मुझे लगता है कि अगर आई डोंट वांट द प्राइस नहीं, नाउ, बट अगर बहुत महंगा होगा तो अफोर्डेबल, क्योंकि जो मैंने ऐसा ही बनाया है कि इसको कोई भी अफोर्ड कर ले। हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना क्लियर है कि हमें लोगों को सुरक्षा देनी है। हम कैसे दे सकते हैं? मैं वॉलंटियर भी करता हूँ और एक विद्यांजलि पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें मैं जाके बच्चों को वॉलंटियरली दे रहा हूँ, वर्कशॉप देता हूँ स्कूल्स के अंदर, क्योंकि ज़रूरत तो उनकी भी है ना। ऐसा नहीं है कि साहब कि अगर मेरे को मालूम है एक आदमी को साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसके जेब में पैसा नहीं है, तो मैं उसको बोलूँगा नहीं यार मैं इसको क्यों सिखाऊँ। नहीं, मुझे मालूम है अगर उसको सिखाया जा सकता है तो मैं डेफिनेटली उसको सिखाता हूँ, और ऐसे बहुत से लोगों को मैंने तो सिखाया। ये तो बड़ा मतलब आप उपकार होगा कि जैसे हमारे जो कुछ लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे इस वीडियो के बाद, तो हम आपका नंबर दे देंगे जी, तो उससे क्या होगा कि कम से कम कुछ तो लोक चेतना बढ़ेगी लोगों के अंदर। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हाँ। और ये अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है, जब आप जिस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल लोग मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रहे, मोबाइल उनको इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये बोलूँगा कि इंटरनेट लोगों को इस्तेमाल कर रहा हो। इंटरनेट का अगर हम मतलब समझें, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्जाल। और ये अंतर्जाल ऐसा है जिसमें हर कोई फंसा हुआ है, तो उसमें कैसे सुरक्षित रहना है। उसके अलावा कुछ एक और चीज़ें भी हैं जो हमारे पाइपलाइन में भी है, चल भी रही है। सोशल सिक्योरिटी, ये कॉन्सेप्ट मैंने स्पेशली तैयार किया है पब्लिक के लिए, परिवारों के लिए, कि आपको सिक्योरिटी कैसे अपनानी चाहिए। क्योंकि जैसे पुलिस बोलती है ना, पुलिस की आँख कान नाक बनिए, कैसे बनिए, तरीके क्या हैं, तो वो इन वर्कशॉप में आप गाइड कर देंगे। मैं बिल्कुल गाइड भी करता हूँ। मैंने उनके लिए छोटे छोटे कोर्स भी बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताकि लोग उसको सीखें, अवेयरनेस हो। और काउंसलिंग भी करते हैं हम लोग। अगर कोई परिवार कहता है कि बच्चे को काउंसलिंग करानी, तो मैं वो भी करता हूँ। ज़रूरी है, मुझे लगता है कि जो योगदान हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। तो मतलब आप प्रॉब्लम भी बता दिए, अब आप सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके इस वुमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए आप एक्शन भी लेते हैं। जी, दैट इज़ वेरी गुड ना। खाली आप थ्योरेटिकली कोई चीज़ नहीं बता रहे नहीं साहब, मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा यकीन करता हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ बोलना नहीं है, इसलिए मैंने टारगेट ऑडियंस भी अपना अलग चुना है। वुमेन एम्पावरमेंट में मेरा टारगेट ऑडियंस फैमिली है, लड़के हैं, वर्किंग क्लास के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं, पुरुष टारगेट है, बताना उनको है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अनुभव से हम लोगों को प्रभावित किया, और हम आपकी मदद लेंगे। जो हमारे वक्ता या जो हमारे देखने वाला लोग हैं जी, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो वी विल ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, जिससे कि कम से कम कुछ तो सामाजिक काम हो सके। तो आप हमारे यहाँ आए, हमसे जुड़े रहिए, और हम लोग कुछ ऐसे आपसी सहयोग से भी कुछ काम करें, यही हमारी इच्छा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे आ पाया और अपनी बात को शेयर कर सका। और हाँ। मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे लगता है ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी तो आप भी है। लोगों से यही अनुरोध है कि इसको जो है आप क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। और आपका कोई एक लाइन का कोई मैसेज हो तो आप बोल दें, जैसे कि वो जो मतलब पंच लाइन जो आपकी हो। अगर मैं पंच लाइन बोलता हूँ तो मैं अक्सर अपने मैसेजेस में लिखता हूँ, जो कि मैं सभी से कहूँगा, साइबर गुरुकुल आपकी सुरक्षा, आपकी अवेयरनेस के लिए हमेशा तैयार है, आपके साथ है। जुड़े रहें, सुरक्षित रहें और सफल बनें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।